अब है अध्याय 8 लोक वित्त। वास्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, राजस्व की विषय वस्तु संबंधित है। विकल्प 1 सरकार के व्यय से, विकल्प 2 सरकार की आय राजस्व से, विकल्प 3 सरकार के ऋण से, विकल्प 4 सरकार के व्यय आय ऋण एवं राजकोषीय। प्रश्न 2 लोक वित्त है। विकल्प 1 कला, विकल्प 2 विज्ञान, विकल्प 3 कला एवं विज्ञान दोनों, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3 मनोरंजन कर है। पहला प्रगतिशील कर, दूसरा विकल्प 2 प्रत्यक्ष कर, विकल्प 3 अप्रत्यक्ष कर, विकल्प 4 अनुपाती कर। प्रश्न 4 अप्रत्यक्ष कर का गुण है सुविधाजनक। विकल्प पहला सुविधाजनक, विकल्प दूसरा निश्चित, विकल्प तीसरा मिथ्याव्ययी या विकल्प 4 लोचदार। प्रश्न 5 भारतीय कर प्रणाली में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। विकल्प 1 समता, विकल्प 2 निश्चितता, विकल्प 3 सुविधा, विकल्प 4 मितव्ययिता। प्रश्न 6 यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर घटती जाती है तो वह निम्न में से कौन सी कर प्रणाली है। विकल्प 1 प्रगतिशील कर, विकल्प 2 अनुपातिक कर, विकल्प 3 अधोगामी कर, विकल्प 4 प्रतिगामी कर। प्रश्न 7 निम्नलिखित में से किस कर को केंद्र सरकार नहीं लगाती है। विकल्प 1 आयकर, विकल्प 2 निगम कर, विकल्प 3 संपत्ति कर, विकल्प 4 मनोरंजन कर। इनके उत्तर हैं पहले का है विकल्प 4, दूसरे का है विकल्प 3, तीसरे का है विकल्प 3, चौथे का है विकल्प 1, पांचवे का है विकल्प 4, छठवें का है विकल्प 4, सातवें का है विकल्प 4। अब है रिक्त स्थान पूर्ति। करारोपण का प्रमुख उद्देश्य धन व आय के वितरण की डैश को कम करना है। प्रश्न दूसरा सेवा कर डैश द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न तीसरा कर एक डैश अंशदान है। प्रश्न चौथा केंद्र सरकार की आय का मुख्य साधन डैश है। पांचवा प्रतिगामी कर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली के ठीक डैश होती है। इनके उत्तर हैं पहले का है विषमताओं, दूसरे का है केंद्र सरकार, तीसरे का है अनिवार्य, चौथे का है आयकर, पांचवे का है विपरीत। अब है सत्य असत्य। पहला है सरकार वर्तमान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक व्यय करती है। दूसरा है राजस्व अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। तीसरा है प्रत्यक्ष कर नागरिक चेतना उत्पन्न करते हैं। चौथा है प्रतिगामी कर में अधिक आय वाले व्यक्ति समूह के लिए कर की दर कम और कम आय वाले समूह के लिए अधिक होती है। प्रश्न 5 आयकर अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न 6 निजी वित्त में घाटे के बजट को सर्वोत्तम माना जाता है। प्रश्न 7 अप्रत्यक्ष करों से नागरिक चैतन्यता जागृत होती है। प्रश्न 8 अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर डाल्टन ने किया है। प्रश्न 9
निजी वित्त में संतुलित बजट श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न 10, भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों की प्रधानता है। इसके उत्तर हैं, पहले का है सत्य, दूसरे का है असत्य, तीसरे का है सत्य, चौथे का है सत्य, पांचवे का है असत्य, छठवें का है असत्य, सातवें का है असत्य, आठवें का है सत्य, नौवें का है सत्य, 10वें का है सत्य। अब है जोड़ी मिलाइए। इसमें अ में पहला है, इसमें आ में पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है राजस्व का संबंध होता है, तीसरा है कर के प्रकार हैं, चौथा है सार्वजनिक व्यय, पांचवा है अनिवार्य अंशदान, छठवा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सातवां है करारोपण का सिद्धांत। अब खंड बा, उसमें क है कर, ख है 2, ग है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, घ है सार्वजनिक आय एवं व्यय से, ड है आयकर, च है समानता का नियम, छ है डाल्टन। इसके उत्तर हैं, पहले का है ड, दूसरे का है घ, तीसरे का है ख, चौथे का है ग, पांचवे का है क, छठवें का है छ और सातवें का है च। अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। प्रश्न 1, लोक वित्त वह ज्ञान है जिसका संबंध सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आय तथा उसके व्यय की पद्धति से है। यह कथन किसका है? उत्तर है फिंडले शिराज। प्रश्न 2, किस वित्त में आय के स्रोतों में अधिक लोच नहीं होती है? उत्तर है निजी वित्त। प्रश्न 3, किस प्रकार के वित्त में गोपनीयता रहती है? उत्तर है निजी वित्त में। प्रश्न 4, किस कर प्रणाली में कर की दर आय में परिवर्तन होने पर भी स्थिर रहती है? उत्तर है अनुपातिक कर। प्रश्न 5, एक अच्छी कर प्रणाली की एक विशेषता कौन सी है? उत्तर है निश्चितता का गुण। प्रश्न 6, आयकर किस प्रकार का कर है? उत्तर है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न 7, बिक्री कर एवं मनोरंजन कर किस कर के उदाहरण हैं? उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 8, जब आय में प्रत्येक वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो तो ऐसा कर कौन सा होगा? उत्तर है प्रगतिशील कर। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजस्व की एक उचित परिभाषा दीजिए, अथवा राजस्व किसे कहते हैं? उत्तर है राजस्व अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो विभिन्न सरकारों की वित्त व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। वित्त व्यवस्था से आशय सरकार की आय व्यय, ऋण और उनके मध्य संयोजन व्यवस्था से है। प्रश्न 2, सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया गया है? उत्तर है सार्वजनिक वित्त या राजस्व अर्थशास्त्र का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सरकार की आय के स्रोतों तथा व्यय की मंदों या सरकारी ऋणों तथा राजकोषीय व्यवस्थाओं व नीतियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 3, कर लगाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, कर एक अनिवार्य भुगतान है।
चाहे इससे किसी को लाभ होता हो या नहीं, फिर भी इसका भुगतान करना ही होता है। सरकार जब करों को लगाती है तब इस पर वाद विवाद होता है और करों की कटु आलोचना भी की जाती है। यदि करदाता करों का भुगतान न करे तो वह दंड का भागी होता है। करदाता जानता है कि उसे करों के बदले में सरकार द्वारा किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, तो भी वह करों का भुगतान करता है। प्रश्न 4। नीचे कुछ करों के नाम दिए हैं, उन्हें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अलग अलग करके लिखिए। संपत्ति कर, उत्पादन कर, चुंगी कर, उपहार कर, आयात निर्यात शुल्क और आयकर। उत्तर है प्रत्यक्ष कर में आएंगे संपत्ति कर, आयकर और उपहार कर, और अप्रत्यक्ष कर में आएंगे उत्पादन कर, चुंगी कर और आयात निर्यात शुल्क। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। राजस्व या लोक वित्त का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उत्तर है राजस्व या लोक वित्त का अर्थ राजस्व का आशय आर्थिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसका संबंध लोक सत्ताओं, सरकारों के व्यय, आय, ऋण इनके एवं इनके प्रशासन से होता है। प्रश्न 2। एक अच्छी कर प्रणाली की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है एक अच्छी कर प्रणाली के गुण। एक अच्छी कर प्रणाली में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। पहला है कर व्यवस्था न्याय संगत होनी चाहिए। न्यायिकता कर ढांचे के खरेपन को जांचने की उत्तम कसौटी है। दूसरा, एक अच्छी कर प्रणाली वह है जिसमें लोचशीलता का गुण विद्यमान हो। तीसरा, कर प्रणाली में निश्चितता का गुण विद्यमान होना चाहिए। चौथा, कर प्रणाली सरल होनी चाहिए। जटिल कर व्यवस्था करों की चोरी तथा घूसखोरी को जन्म देती है। पांचवा, एक अच्छी कर प्रणाली मिथ्याव्ययी होनी चाहिए। अब है प्रश्न 3। सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में समानताएं बताइए। उत्तर है सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में समानताएं। सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं। पहला है दोनों का उद्देश्य अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। दूसरा, दोनों पर मुद्रा प्रसार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत आय, व्यय, ऋण एवं वित्तीय प्रशासन जैसे विभाग होते हैं। चौथा, दोनों ही अपनी आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। पांचवा, आवश्यकता पड़ने पर दोनों को ऋण लेना पड़ता है। प्रश्न 4। आधुनिक समय में राजस्व का महत्व किन्हीं 4 बिंदुओं में लिखिए, अथवा सार्वजनिक राजस्व का आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में महत्व स्पष्ट कीजिए, अथवा राजस्व का आर्थिक नियोजन, पूंजी निर्माण तथा औद्योगिक विकास में महत्व बताइए। उत्तर पहला है आर्थिक नियोजन में महत्व। आज का युग आर्थिक नियोजन का युग है। प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक नियोजन के माध्यम से संतुलित व तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने के प्रयासों में लगा हुआ है। आर्थिक नियोजन की सफलता बहुत कुछ राजस्व की उचित व्यवस्था पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी आर्थिक योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। दूसरा, पूंजी निर्माण में महत्व। विकासशील राष्ट्रों में
आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या पूंजी निर्माण की मंद गति का रहना है। इन राष्ट्रों में आय और व्यय के फलस्वरूप बचत का स्तर नीचे रहने के कारण पूंजी निर्माण धीमी गति से हो पाता है। इस समस्या के निराकरण के विभिन्न उपायों में राजस्व उपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है औद्योगिक विकास में महत्व। आज प्रत्येक राष्ट्र में किसी न किसी मात्रा में लोक उद्योगों का संचालन किया जा रहा है। इन उद्योगों में विशाल मात्रा में पूंजी का निवेश करना पड़ता है। इस पूंजी की व्यवस्था करने तथा सामाजिक हित में हानि पर चलने वाले सरकारी उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चौथा, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि। राजस्व की सहायता से सरकार राष्ट्र की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादकता का विकास करने में सफल रहती है। इससे राष्ट्र का तीव्र विकास संभव हो जाता है। प्रश्न 5, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अंतर बताइए। उत्तर पहला, उद्देश्य में अंतर। एक व्यक्ति सदैव लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। सरकार के कार्यों का उद्देश्य आर्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। दूसरा है गोपनीयता में अंतर। व्यक्ति अपनी संपूर्ण वित्त व्यवस्था को गोपनीय बनाए रखने का प्रयास करता है, जबकि सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सार ही प्रचार है। लोक वित्त के आंकड़े व्यापक रूप से प्रसारित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। तीसरा है बजट की प्रकृति में अंतर। एक व्यक्ति के लिए बचत वाला बजट सदैव अच्छा होता है, अर्थात एक व्यक्ति को अपनी आय की तुलना में व्यय कम करना चाहिए, परंतु सरकार के लिए बचत वाला बजट अब अच्छा नहीं समझा जाता। कभी कभी घाटे की बजट भी उपयुक्त समझा जाता है, परंतु अधिक्य का बजट वित्त मंत्री की अकुशलता ही सिद्ध करता है। चौथा है अवधि का अंतर। सरकार प्रायः 1 वर्ष की अवधि के लिए आय व्यय का ब्यौरा तैयार करके बजट तैयार करती है, परंतु व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में व्यक्ति ऐसे किसी निश्चित अवधि के लिए लेखा तैयार नहीं करता। पांचवा है इसमें निवेश संबंधी अंतर। सरकार को बड़ी राशि ऐसे योजनाओं पर व्यय करनी पड़ती है जिसमें उसका कोई आय प्राप्त नहीं होती। उसे ऐसे जनहित तथा राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से करना पड़ता है। इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा अपना निवेश प्रायः लाभप्रद योजनाओं में किया जाता है। प्रश्न 6, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्यवहारिक कठिनाइयां बताइए, अथवा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की कोई 4 सीमाएं लिखिए। उत्तर है प्रमुख व्यवहारिक कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला है उपयोगिता तथा अनुपयोगिता की माप कठिन है। इस सिद्धांत के अनुसार जब देश के कुछ वर्गों पर कर लगाए जाते हैं तो निश्चय ही उन्हें कुछ कष्ट का अनुभव होता है, अर्थात वे कुछ त्याग करते हैं, किंतु यहाँ कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के त्याग को कैसे मापा जाए। दूसरा है वर्तमान त्याग और भावी उपयोगिता की समस्या। अनेक सार्वजनिक व्यय भविष्य या दीर्घकालीन दृष्टिकोण से किए जाते हैं। जनता पर कर भार तत्काल पड़ता है, अतः भविष्यकालीन लाभ जो विकास योजनाओं के पूरा होने पर प्राप्त होंगे तथा वर्तमान त्याग करों के रूप में
के आधार पर सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना गलत है। तीसरा है कर भार का अनुमान। करों से उत्पन्न होने वाले त्याग कभी कभी समाज के लिए लाभप्रद भी होते हैं। नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर कर लगाने से उनके प्रयोग में कमी आती है और समाज को हानि की अपेक्षा लाभ होता है। चौथा है धन और आय के वितरण पर प्रभाव जानने की समस्या। कर तथा सार्वजनिक व्यय का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि किस वर्ग को कितना लाभ हुआ और किस वर्ग को कितनी हानि हुई। प्रश्न 7 करारोपण का अर्थ बताते हुए कर की विशेषताएं बताइए, अथवा कर का अर्थ बताइए एवं इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है कर का अर्थ। कर सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेलिगमैन के अनुसार कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार विभिन्न करदाताओं से ऐसे व्ययों की पूर्ति हेतु वसूल करती है जो सामान्य हितों पर किए जाते हैं और इनका संबंध विशेष लाभ की प्राप्ति से नहीं होता है। टेलर के अनुसार वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को करदाता द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के लिए किए जाते हैं कर कहलाते हैं। विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कर अनिवार्य रूप से देय अंशदान है जिसका भुगतान नहीं करने पर सार्वजनिक सत्ता द्वारा दंड दिया जाएगा। दूसरा है कर भुगतान एवं उससे प्राप्त लाभ में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तीसरा है इसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता है। चौथा है कर निर्धारण एवं वसूली सरकार पर निर्भर करती है। प्रश्न 8 करारोपण के उद्देश्य बताइए। उत्तर करारोपण के उद्देश्य। प्रोफेसर ब्यूहलर के अनुसार कर लगाने का उद्देश्य राज्य के लिए आय प्राप्त करना, कुछ विशेष क्रियाओं का नियमन करना, किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना या एक साथ ही आय एवं नियमन दोनों ही हो सकता है। प्रोफेसर फिलिप ई टेलर ने करारोपण के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला सरकार द्वारा आय प्राप्त करना। दूसरा नियमन एवं नियंत्रण। तीसरा आय एवं धन के वितरण की विषमताओं को दूर करना। चौथा राष्ट्रीय आय का उचित स्तर बनाए रखना। पांचवा पूंजी निर्माण में को प्रोत्साहन करना। छठवां भुगतान संतुलन को बनाए रखना। अब प्रश्न 9 प्रगतिशील कर उत्तर है निम्नलिखित गुणों के कारण प्रगतिशील कर विश्व भर में लोकप्रिय है। पहला धन का समान वितरण। प्रगतिशील कर से धनी वर्ग पर अधिक दर से कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग पर कम दर से कर लगाकर या इस वर्ग को कर से मुक्त करके धन के वितरण की असमानता को दूर किया जा सकता है। दूसरा लोचपूर्ण। ये कर लोचपूर्ण होते हैं। आवश्यकता अनुसार कर की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा मितव्ययिता। प्रगतिशील कर में मितव्ययिता का गुण भी होता है क्योंकि इन्हें वसूल करने में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। चौथा कर देय योग्यता के अनुकूल। यह कर प्रणाली करदाता की कर चुकाने की योग्यता पर आधारित होती है। कर चुकाने की योग्यता आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, इसलिए आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती जाती है।
चूंकि यह कर चुकाने की योग्यता पर आधारित होता है, इसलिए करदाता के मन में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न 10। प्रगतिशील कर तथा अनुपातिक कर को समझाइए, अथवा प्रगतिशील कर प्रणाली को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील या आरोही कर का आशय इस प्रकार के कर से है जिसकी दर आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस व्यवस्था में आय की एक सीमा निश्चित कर दी जाती है और इस सीमा तक कोई कर नहीं लगाया जाता। इसके पश्चात आय को विभिन्न खंडों, स्लैब्स में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक अगले खंड पर कर की दर बढ़ती जाती है और सरकार को भी पर्याप्त आय प्राप्त होती है। भारतीय आयकर इसका एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरणार्थ, आय का स्तर अगर 2,50,000 तक है तो कर की दर 0 होगी। 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक है तो 5% होगी, और अगर 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो 20% होगी, और अगर 10 लाख से अधिक है तो 30% होगी। अनुपातिक कर वे हैं जिनमें कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाता है, अर्थात कर की एक ही दर रहती है, चाहे आय कम हो या अधिक हो। उदाहरण के लिए, यदि कर की दर 15% है तो 1,000 आय वाले व्यक्ति को भी 150 रुपए देने होंगे और 10,000 आय वाले व्यक्ति को 1,500 कर देना होगा। प्रश्न 11। प्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? इसके 3 गुण लिखिए, अथवा प्रत्यक्ष करों के कोई 4 गुण लिखिए। उत्तर है प्रत्यक्ष कर से आशय, प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिस पर वे कर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आयकर प्रत्यक्ष कर है और इसका भार उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जो उसे चुकाता है। प्रत्यक्ष कर के गुण, पहला है निश्चितता। प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण पाया जाता है क्योंकि इन करों के संबंध में करदाता को पूर्ण जानकारी होती है। दूसरा है लोचदार। प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं। सरकार इन करों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है उत्पादकता। प्रत्यक्ष कर उत्पादक होते हैं। करों की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि से ही अधिक आय प्राप्त हो जाती है, जिसका उपयोग देश की आर्थिक विकास में किया जा सकता है। चौथा है न्यायपूर्ण। प्रत्यक्ष करों को न्यायपूर्ण समझा जाता है क्योंकि इनमें कर भार देने की शक्ति के अनुसार होता है। अधिक आय वाला व्यक्ति अधिक कर दे सकता है। प्रश्न 12। प्रत्यक्ष करों के दोषों को समझाएं। उत्तर पहला है कर वंचन। प्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति इन करों का भुगतान ईमानदारी के साथ नहीं करते। व्यापारी वर्ग झूठे हिसाब किताब बनाकर वह अपनी आय कम प्रदर्शित करके करों से बचने का प्रयास करते हैं। दूसरा है असुविधाजनक। प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक व कष्टप्रद होते हैं। करदाता को आय व्यय का विवरण तैयार कर अधिकारी के सम्मुख रखना पड़ता है। कर अधिकारी के संतुष्ट न होने पर करदाता को पर्याप्त
असुविधा होती है। तीसरा है लोच की कमी। करों का भार केवल धनी वर्ग पर होता है। यदि सरकार कर को राशि में वृद्धि करके अपनी आय बढ़ाने की चेष्टा करती है तो इससे धनिकों में उत्तेजना और असंतोष फैल जाता है, जिससे सामाजिक शांति भंग होने का डर रहता है। चौथा है अमित व्ययिता। कर प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से करदाताओं के पास जाना पड़ता है और करदाताओं को भी आय व्यय संबंधी विस्तृत लेखा करना पड़ता है। अतः प्रत्यक्ष कर अमित व्ययी हो जाते हैं। अब प्रश्न 13, अप्रत्यक्ष कर के गुणों की व्याख्या कीजिए, अथवा अप्रत्यक्ष कर के कोई 4 गुण लिखिए। उत्तर है पहला, सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर प्रायः वस्तुओं के मूल में ही सम्मिलित रहते हैं, इसलिए करदाताओं को कर देने में बहुत ही सुविधा रहती है। यहाँ तक कि करदाताओं को यह भी आभास नहीं हो पाता कि वे कर दे रहे हैं। दूसरा, सभी वर्गों पर कर के भार में समानता। अप्रत्यक्ष कर सभी लोगों से वसूल किए जाते हैं। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में वस्तु का उपभोग करता है उसे उतनी ही कर देना पड़ता है। इसलिए समाज के सभी व्यक्तियों पर कर भार समान रूप से पड़ता है। तीसरा है समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं पर रोक संभव। अप्रत्यक्ष करों के द्वारा सरकार मादक एवं ऐसी ही अन्य वस्तुओं के व्यवहार जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक है पर रोक लगा सकती है। चौथा है कर वंचन कठिन। अप्रत्यक्ष करों की करदाता चोरी नहीं कर पाता है क्योंकि ये कर वस्तुओं के मूल में सम्मिलित होते हैं। जब कोई उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है तो उसे ये कर आवश्यक रूप से देने पड़ते हैं। पांचवा है विस्तृत आधार। अप्रत्यक्ष करों का आधार विस्तृत होता है क्योंकि सरकार को अनेक स्रोतों से आय प्राप्त होती है। सरकार अनेक मंदों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लगाकर अधिक आय प्राप्त करने में सफल रहती है। अब प्रश्न 14, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में अंतर। प्रत्यक्ष कर में पहला है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय प्रायः निश्चित होती है। अप्रत्यक्ष परोक्ष कर में पहला है, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय प्रायः निश्चित होती है। प्रत्यक्ष कर में दूसरा है, इन करों को वसूल करने में व्यय कम होता है। अप्रत्यक्ष करों में दूसरा है, इन करों को वसूल करने में व्यय अधिक होता है। प्रत्यक्ष कर में तीसरा है, प्रत्यक्ष करों का भार करदाता को ही वहन करना पड़ता है। और अप्रत्यक्ष करों में तीसरा है, अप्रत्यक्ष करों के भार को करदाता उपभोक्ताओं पर टाल देता है। प्रत्यक्ष कर में चौथा है, प्रत्यक्ष करों का भुगतान करते समय करदाता को बड़ी असुविधा अनुभव होती है। अप्रत्यक्ष कर में चौथा है, इस प्रकार के करों का भुगतान करते समय लोगों को कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि ये मूल्य के साथ ही वसूल कर लिए जाते हैं।